हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जस्ट आफ्टर द 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके जस्ट आफ्टर इस एक्ट को एनेक्ट किया गया। तो एक्ट वाज इनेक्टेड जस्ट आफ्टर द 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बाद में इनेक्ट किया गया। स्टूडेंट्स, 1857 की रिवोल्ट के समय हमने डिस्कस किया या आपने रीड किया होगा कि 1857 की रिवोल्ट के समय किस तरीके से जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको जो रिवर्स पोजीशन है, जो रिवर्स सिचुएशन है, उसको फेस करना पड़ा। जो ब्रिटिश अथॉरिटी एक समय डोमिनेंट अथॉरिटी के रूप में हुआ करती थी, उन अथॉरिटीज़ को कुछ समय के लिए रिवोल्ट का जो, अगर हम बात करें कि रिवोल्ट का जो इनिशियल फेज़ है उसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को कंटिन्यू जो रिवर्स सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ी। चाहे अगर हम बात करें थोड़े ही समय के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे पावर से हटाने के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे 1857 के जो रिवोल्यूशनरी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, 1858 का एक्ट जब इनेक्ट किया गया तो उसके बिहाइंड में कंपनी की यहाँ पे स्ट्रेटजी ये थी कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो देखने के लिए मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो रिफॉर्म है वो करने की कोशिश की गई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट है, जिसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी डिक्लेयर किया है हमारे जो वीडी सावरकर सर हैं, वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की जो रिवोल्ट है उसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उनके द्वारा कहा गया है। तो इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय हमको देखने के लिए मिलता है कि कैसे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो रिवर्स है, जो फेस किया गया, रिवर्स सिचुएशन उनके द्वारा फेस की गई, या आने वाले समय में ना देखने के लिए मिले। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा 1858 का जो ये एक्ट है, इसके द्वारा यहाँ पे चेंज लाने की कोशिश की गई। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, जिससे कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो बदलाव है, वो सिचुएशन है, उसको बदलाव किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इस तरीके से बदलाव किया जा सके कि आने वाले समय की जो रिवोल्ट हैं उनको डील किया जा सके। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप में या गुड गवर्नमेंट एक्ट के रूप में भी यहाँ पे बताया जाता है कि 1858 का जो एक्ट है, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस के रूप में भी इसको बताया गया है 1858 के एक्ट को। तो स्टूडेंट्स, एक्ट को जो इनेक्ट किया गया जस्ट आफ्टर द 1857 की जो रिवोल्ट है उसके बाद में इनेक्ट किया गया। जैसे कि हमने जो प्रीवियस जो एक्ट्स जो डिस्कस किए हैं, जो कंपनी के रूल के अंडर में जो एक्ट हुआ करते थे, चाहे वो 1773 का एक्ट हो, चाहे उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट हो 1784 के अंदर में, उसके बाद में 1813 का एक्ट है। 1813 के बाद में हमने 1833 जिसके अंदर कंपनी को कम्प्लीटली जो कॉमर्शियल बॉडी के रूप में अबोलिश किया था। तो वो सब हमको हर एक एक्ट के बिहाइंड में कोई ना कोई आपको जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है, कोई ना कोई डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1858 के एक्ट के बिहाइंड में जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1857 की जो रिवोल्ट है, जिसके अंदर में जो भी चेंज आई, जिस तरीके से भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को यहाँ पे लगा कि आपका जो रूल है वो कम्प्लीटली एंड हो सकता है, तो उस रूल को किस तरीके से बचाया जाए, ये यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे जो रिफॉर्म है वो लाने की कोशिश की गई कंपनी के रूल के अंदर में। कंपनी के रूल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया कि कंपनी का जो रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया, उसको यहाँ पे एंड किया गया। और क्राउन जो है, जो ब्रिटिश क्राउन है, उसके द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई कि यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से इंडिया की ये जो कॉलोनी है इसको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। तो इसको एक्ट ऑफ गवर्नेंस या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप में भी इस एक्ट को डेजिग्नेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो मोस्टली जो रूल करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मोस्टली आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे प्रीवियसली जिस तरीके से यहाँ पे रूल हुआ करता था, जो लोगों का जिस तरीके से शोषण किया जाता था, इंडियन लोगों को जिस तरीके से हरेस किया जाता था,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टैक्स लगाए जाते थे, वो ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वो रूल यहाँ पे कम्प्लीटली एंड नहीं होगा। तो आने वाला जो समय है, आने वाले जो एक्ट हैं 1858 से लेकर जो 1947 का जो समय है, आज़ादी तक का जो एक्ट है, उसको यहाँ पे क्राउन के रूल के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। 1773 से लेकर जो 1853 तक के जो एक्ट आए हैं, जो कानून आए हैं, उसको कंपनी के रूल के रूप में डेजिग्नेट किया गया है कि कंपनी के रूल में किस तरीके से यहाँ पे रिफॉर्म आई। और इन हर एक एक्ट और रिफॉर्म के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया यहाँ पे एक डेवलप कंट्री के रूप में, एक यहाँ पे जो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको ग्रांट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की जो पावर है वो ग्रांट की गई यहाँ के लोगों को, वो कम्प्लीटली जो डेवलपमेंट है वो आपको हर एक एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है 1858 एक्ट के? अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स की बात करें तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के बारे में देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन हुआ करती थी, इस पोजीशन को यहाँ पे डिलीट किया गया, इनको चेंज किया गया और यहाँ पे एक नई ऑफिस है, नया जो पोजीशन है, नई जो पावर है वो क्रिएट की गई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये वाइसरॉय जो है बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। तो क्राउन और पार्लियामेंट के बीच में भी आपको एक इम्पोर्टेंट जो कोऑपरेशन है या कोऑर्डिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि क्राउन के रिप्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पे वाइसरॉय हैं वो हुआ करते थे। क्राउन के बिहाफ पे इंडिया के अंदर वो रूल किया करते थे। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो पहले वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि पहले जो गवर्नर जो हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो 1773 के एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है, तो पहले गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। फिर विलियम बेंटिक आपको पहले इंडिया के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में देखने के लिए मिलेंगे और पहले जो वाइसरॉय हैं वो आपको कैनिंग के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैनिंग जो है ये ब्रिटिश क्राउन के रूप में, ब्रिटिश का जो वहाँ पे जो राजा जो हुआ करता था, जो रानी का जो रूल हुआ करता था, उस रानी के रूल के अकॉर्डिंग में यहाँ पे उनके बिहाफ पे इंडिया के अंदर रूल किया करेंगे। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो ऑफिस हुआ करती थी, उनको कम्प्लीटली अबोलिश किया गया। तो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे अबोलिश किया गया है 1858 के इस एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, वाइसरॉय की जो ऑफिस है वो क्रिएट की गई। डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको भी यहाँ पे अबोलिश किया गया है। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरीके से हैं। एक नई ऑफिस आप देखिए कि क्राउन और जो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके बीच में एक कोऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो एक तो यहाँ पे क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको वाइसरॉय देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें कि जो नई एक ऑफिस क्रिएट की गई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है। इस पोस्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस पोस्ट के जो पर्सन है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो क्रिएट की गई है, एक नई ऑफिस जो क्रिएट की गई है, ये यहाँ पे कम्प्लीटली जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कम्प्लीटली अकाउंटेबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इस ऑफिस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि कम्प्लीटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इस ऑफिस के द्वारा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पर्सन है, इनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल हुआ करती थी। काउंसिल यहाँ पे 15 मेंबर्स की एक काउंसिल हुआ करती थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पे असिस्ट किया करती थी कि किस तरीके की जो पॉलिसी है वो क्रिएट करनी है, किस तरीके से यहाँ पे जो सोसाइटल में जो कोई नया रिफॉर्म लेके आना है, कोई नए नए जो एक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो लेके आने हैं, वो ये इस काउंसिल के द्वारा सजेस्ट किया जाता था। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल हुआ करती थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पे असिस्ट किया करती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके चेयरमैन के रूप में वर्क किया करते थे। तो आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जो कम्प्लीटली जो रिफॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 1858 के इस एक्ट के अंदर में। आप देखिए कि जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे अबोलिश किया गया है।
वॉइसरॉय की जो पोस्ट है उसे क्रिएट की गई है, जो क्राउन के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्राउन को अकाउंटेबल हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेटेड कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये जो काउंसिल है ये बेसिकली यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड दोनों के अंदर काम करेगी। ये इस काउंसिल को यहाँ पे पावर दी गई है और इस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हुआ करेंगे। अब देखिए कि इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड जो वॉइसरॉय हैं इन्हीं का आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्हीं दोनों के कोऑपरेशन के थ्रू जो आने वाले जो समय में जो एक्ट हैं, जैसे मोनफोर्ड रिफॉर्म है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, मोरले मिंटो रिफॉर्म है, इन दोनों के कोऑपरेशन के थ्रू आपको जो ये रिफॉर्म एक्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। वो लोग सजेस्ट किया करते थे कि हम इंडिया के अंदर कुछ रिफॉर्म लाते हैं, कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो मेन एक थीम है 1858 के एक्ट की, तो उस मेन थीम के थ्रू आपको जो अलग अलग तरीके से नया नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें वॉइसरॉय हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया है 15 मेंबर्स की जो बॉडी है, जिसके चेयरमैन है जो बेसिकली यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो असिस्ट करने वाली काउंसिल है ये यहाँ पे इंडिया के अंदर में एज वेल एज द इंग्लैंड के अंदर में वर्क करेगी, ये इसको पावर दी गई है। डबल गवर्नमेंट को यहाँ पे अबोलिश किया गया है। तो इस तरीके से कुछ चेंज है वो लाने की कोशिश की गई है, जो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रीवियस एक्ट हैं, जैसे चार्टर एक्ट है 1833 का, 1853 के जो चार्टर एक्ट हैं उनसे कम्प्लीटली जो डिफरेंट है 1858 का जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको 1858 एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको पता है कि 1857 की जो रिवोल्ट है वो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, अपनी पोजीशन को किस तरीके से सिक्योर किया जाए वो मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा रियलाइज भी किया जाएगा कि इंडियंस का जो कोऑपरेशन है, इंडियंस का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसी भी रिवोल्ट को रोकने के लिए। तो यहाँ इसके नेक्स्ट एक्ट से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियंस को यहाँ पे लिटिल बिट जो यहाँ पे पावर का जो शेयरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऑफिस के अंदर इनका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट जो मेजर पावर होल्डिंग है वो तो आपको 1947 तक, जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती है, जब तक 1947 तक जो मेजर पावर्स की जो ऑफिस हैं उनके ऊपर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ है उनका ही जो कैप्चर है, उनका ही जो आधिपत्य है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये 1858 के एक्ट के बारे में कुछ प्रोविज़न है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट एक्ट के अंदर 1861 के जो एक्ट है उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू आप रीड और रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।